कहते हैं सौतेली माँ कभी भी अपनी माँ जैसी नहीं होती, लेकिन अगर किसी को सौतेली सास मिल जाए तो उस बेचारी का क्या हाल होगा। ऐसी ही कहानी है कनक की। शादी के बाद जब वह दूसरी बार ससुराल आई, तभी उसकी सास उर्मिला ने उसे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, कब तक सोती रहोगी? ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है। जल्दी उठो और काम में लग जाओ। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अभी उसे ससुराल आए हुए 2 दिन ही हुए हैं और आपने सास बनना शुरू कर दिया। तू तो चुप ही रह। जैसे तुझे मुफ्त के खाने की आदत पड़ रही है, वैसी ही आदत उसे डालना चाहता है। मेरी बात दोनों कान खोलकर सुन लो। इस घर में रहना है ना, तो दोनों को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ। अर्पित की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी सौतेली माँ के सामने कुछ कह पाता। सुनो, आपकी माँ तो बहुत कठोर है। आपके साथ उनका ऐसा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। भला ऐसे भी कोई करता है क्या? कनक, एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, ये मेरी सौतेली माँ है और शुरू से मेरे लिए इनका व्यवहार ऐसा ही रहा है। तुम भी बुरा मत मानना, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। कनक को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन परिस्थितियों का सामना तो करना ही था। बहू, ओ बहू, सुन रही हो या कान बंद हो गए हैं? हाँ माँ जी, वो चूल्हे पर ना दूध उबल रहा था, इसलिए नहीं आ पाई। हाँ हाँ, ठीक है। बात सुनो, आज ना मेरे भैया भाभी और बच्चे आ रहे हैं। शाम को पनीर के पकौड़े और पनीर के पराठे बना लेना, समझी? ठीक है माँ जी, मैं सब बना दूंगी। कनक बेचारी सुबह से ही तैयारी में लग गई। शाम को जब वो लोग आ गए तो कनक ने नाश्ते में चाय के साथ पनीर के पकौड़े दे दिए। उन लोगों ने सब के सब खत्म कर दिए। कनक धीरे से अर्पित से बोली, तुम्हारे मामा मामी और बच्चे तो जैसे बिल्कुल ही भुक्खड़ हैं। सब चट कर दिया, हमारे लिए कुछ चखने के लिए भी नहीं बचा। चुप रहो कनक, अगर माँ ने सुन लिया तो खामखा रायता फैल जाएगा। कनक ने पनीर पराठे बनाए तो उन पर भी वो लोग भुक्खड़ की तरह टूट पड़े। कनक और अर्पित के लिए कुछ नहीं बचा। खा पी कर वो लोग रात में ही खिसक लिए। बहू, ये क्या बर्तनों में झांक रही हो? माँ जी, खाना देख रही थी। हमारे खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो बड़ी दूध की धुली हो कि कुछ खाया ही नहीं होगा। आधा तो बनाते बनाते खा गई होगी। भला मेरे मायके वाले खाते ही कितना है। चिड़िया की सी भूख है बेचारों की। अब ज्यादा नाटक मत दिखाओ, सुबह का कुछ रखा होगा। जाओ, खाकर सो जाओ। कनक अपने कमरे में आकर रोने लगी। चुप हो जाओ कनक। देखो, मैं जानता हूं कि पूरे दिन एक पैर पर खड़ी होकर मेहनत करने वाली को खाने के लिए एक कौर भी ना मिले तो कितनी तकलीफ होती है। ये लो, एक पराठा मैंने चुपके से तुम्हारे लिए अलग रख दिया था। हम इसे ही आधा आधा खा लेंगे। रात को वो दोनों बेचारे वहीं खाकर सो गए। कई दिन बाद, माँ जी, आज ना मेरे घर वाले मुझसे मिलने आ रहे हैं। खाने में क्या बनाऊं? क्या वो अपने घर से भूखे ही आएंगे? लो, अब उनकी खातिरदारी का भी खर्चा। दाल रोटी बना लेना। माँ जी, दाल रोटी? अरे, तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे करंट लग गया हो। कनक ये सुनकर परेशान ही हो गई और सोचने लगी, अपने मायके वालों को तो उन्होंने पनीर के पकौड़े और पराठे बनाकर खिलाए, और मेरे मायके वालों को दाल रोटी। इतना भेदभाव! वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि पहली बार वो मेरे घर आएंगे और मैं ठीक से उन्हें खाना भी नहीं खिला पाई। वह रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी और कहने लगी, हे दुर्गा माँ, मैं रूखा सूखा खाकर रह लूंगी, लेकिन अपने घर आए अपने मेहमानों को क्या मैं अच्छा खाना भी नहीं खिला सकती? तभी वहां पर रखा तवा गोल गोल घूमने लगा। कनक डर गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। वह जल्दी जल्दी पतीली में दाल चढ़ाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसके रिश्तेदार आ गए। कनक ने नाश्ते में खाली चाय दे दी। वह रोटी बनाने लगी। जैसे ही उसने तवे पर रोटी डाली, वो तुरंत पनीर का पराठा बन गया। अरे हाँ, ये कैसा चमत्कार है! ये पनीर का पराठा कैसे बन गया? मैंने तो तवे पर रोटी डाली थी। वह हैरान थी, लेकिन बहुत खुश भी थी कि अब वह अपने मायके वालों को पनीर के पराठे खिला पाएगी। जब उसने दाल के साथ पराठे परोसे
तो उर्मिला गुस्से में जल भुन गई। कुछ देर तो वह चुप रही, लेकिन कनक के मायके वालों के जाते ही उर्मिला ने तो घर में तांडव मचा दिया और कहने लगी, घर में तो 4 पैसे खर्च ना करे और देखो मायके वालों को पनीर के पराठे बनाकर खिलाए जा रहे हैं। घर में तबाही मचा रखी है। दाल आटे का भाव पता हो तो नमक से रोटी खाओगे। माँ बस करो, आपने भी तो अपने मायके वालों को पनीर के पकौड़े और पराठे बनाकर खिलाए थे। आय हाय, इतनी लंबी जुबान, जोरू का गुलाम जो ठहरा। हाँ, अब तेरे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अपनी छमिया को लेकर निकल जा इस घर से। हाँ ठीक है माँ, हमें भी हर समय तुम्हारी जली कटी सुनने का कोई शौक नहीं है। चलो कनक यहाँ से। जाओ जाओ, सुना कैसे रहे हो, और ध्यान रखना घर से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, और कुछ नहीं, लेकिन रसोई से तवा तो दे दो ताकि हम उस पर रोटी तो सेक कर खा सकें। उर्मिला बहुत खुश हुई कि वह केवल एक तवे में ही मान गई। उसने तवा ले जाने की इजाजत दे दी। कनक और अर्पित चुपचाप वह तवा और अपने कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गए। रात भर वो लोग भूखे प्यासे फुटपाथ पर पड़े रहे। अगले दिन पेट में भूख के मारे चूहे कूदने लगे तो कनक ने कहा, सुनो जी, बहुत तेज भूख लगने लगी है, कोई काम भी नहीं है, अब हम खाना कहाँ से खाएंगे? अरे मैं तो भूल ही गई, हमारे पास वो जादुई तवा है ना। कनक और अर्पित ने सड़क के किनारे कुछ लकड़ियां बीन कर रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली और 2 ईंट रखकर कुछ लकड़ियां जलाकर तवा रख लिया और कहने लगी, जब मैंने इस पर साधारण आटे की रोटी डाली थी तो वह पनीर का पराठा बन गया। क्यों ना मैं इस पर मिट्टी की रोटी बनाकर सेकूं, देखती हूँ क्या बनता है। पागल हो क्या, मिट्टी की भी भला कोई रोटी बनती है? कनक ने तवे पर मिट्टी की रोटी बनाकर डाली तो वो भी पनीर का पराठा बन गया। कनक तो खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, ये देखो अर्पित, ये भी पनीर का पराठा बन गया। हे दुर्गा माँ, ये तुम्हारी कैसी लीला है। दोनों ने पनीर का पराठा खाया और सोचने लगे कि क्यों ना वो इसी तरह पनीर पराठे बेचने का काम शुरू कर दें। कुछ दिन उन्होंने चुपके से मिट्टी की रोटी बनाकर तवे पर सेकी जो पनीर पराठे बन गए और उन्होंने बेचने शुरू कर दिए। 6 महीने बाद, अर्पित, हमारा काम माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम कब तक लालच में इस तवे से काम लेते रहेंगे? अब हम आटा और पनीर खरीदने में सक्षम हैं। अब इस तवे का उपयोग बंद कर देना चाहिए, है ना? हाँ कनक, अब हमारे पास झोपड़ी नहीं, अपना घर है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। हमें अब ये तवा अपने लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह सुनकर तवा खुशी से उछलने लगा। कनक और अर्पित हाथ जोड़कर बोले, ए जादुई पनीर पराठे बनाने वाले तवे, अब हम तुम्हारी मदद के बिना अपना काम करना चाहते हैं। आज से हम मेहनत से काम करेंगे। तभी वहां तवे की जगह दुर्गा माँ प्रकट हो गई और बोली, तुम दोनों बहुत ही सच्चे और ईमानदार हो। ये जादुई पनीर पराठे बनाने वाला तवा मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए दिया था, तुम पास हुए। तुमने कभी इस तवे का इस्तेमाल अपने लालच के लिए नहीं किया। तुम्हारा काम खूब फले फूलेगा, यूं ही ईमानदारी से काम करना। ये कहकर दुर्गा माँ और वो तवा दोनों गायब हो गए। कनक और अर्पित खुशी खुशी अब पनीर पराठे बनाकर बेचने लगे। उनकी तरक्की देख उर्मिला भी उनके पास आ गई और वहीं उनके साथ बड़े प्यार से रहने लगी। उन जादुई पनीर पराठों ने उन सबके जीवन को खुशियों से भर दिया। केतकी ने वह जमाना देखा था जब वह 2 रुपए का सेर भर दूध खरीदती थी और 500 से कम में पूरे महीने का खर्चा चल जाता था। फिर उसके पति की नौकरी लगी और उसके बाद उसके दिन बदल गए। लेकिन केतकी आज भी ऐसी ही थी, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करने वाली। पति तो नहीं रहे, लेकिन मेहनत करके अपनी सूझबूझ से बेटे संयम को काबिल बनाया। बेटे की शादी हुई और तान्या बहू बनकर आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। धीरे धीरे तान्या को पता लगा कि उसकी सास कंजूस है और केतकी जान गई कि उसकी बहू बहुत खर्चीली है
इसीलिए केतकी तान्या की नकेल कस कर रखने लगी थी। कुछ समय बाद, मम्मी जी, रसोई में सामान खत्म हो रहा है, मैंने लिस्ट बना दी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ये देगी में छटा दो, वैसे ही लाल सब्जी देखकर बीपी बढ़ने लगता है और ये गरम मसाला भी सेहत को नुकसान देता है। तेल केवल 5 लीटर ही बहुत है, डालडा हम खाते नहीं। बस ये जीरा और साबुत धनिया काट दो, बाकी सब ठीक है। ये मम्मी जी भी ना, हाँ, सारी जरूरी चीजें तो काट दी हैं, अब बचा क्या? वश चले तो आटा नमक भी लाना बंद कर दे और पानी पिलाकर सुला दे। हाय, मुझे ही ये सारी चीजें चोरी से खरीद कर रखनी पड़ेंगी। केतकी ऐसे ही हर चीज की कटौती करती थी और तान्या वही सब चीजें चोरी से ले आती थी। बहू, एक काम करो, स्टोर रूम से लकड़ियां निकाल लो और खाना बना लो। मम्मी जी, आप भी ना बहुत मजाकिया किस्म की हो। भला खाना बनाने में लकड़ियों का क्या काम? नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। मैं मजाकिया किस्म की नहीं बल्कि कंजूस किस्म की औरत हूँ। खाना गैस पर नहीं, चूल्हे पर बनेगा। जानती हो, सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। चूल्हे पर? हाय मम्मी जी, मैंने तो आज तक चूल्हे की शक्ल भी नहीं देखी, फिर खाना कैसे बनाऊंगी? बहू, बचत करना सीखो, तभी अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाओगी। कोई इतना बड़ा काम नहीं है चूल्हे पर खाना बनाना, मैं सब सिखा दूंगी। केतकी ने चूल्हा जला कर दिया और तान्या को खाना बनाने के लिए कहा। बेचारी तान्या की आंखें धुएं से लाल हो गईं और खांसते खांसते उसकी हालत खराब हो गई। वह रोते रोते वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अरे, ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? आपकी माँ बेहद कंजूस है संयम। गैस के पैसे बचाने के लिए चूल्हे पर खाना बनवा रही है। मुझसे नहीं हो पाएगा, बताए देती हूँ। हाँ। ओहो, नाराज क्यों होती हो? माँ की आदत ऐसी ही है। अच्छा चलो खैर, अब मूड ठीक कर लो, मैं कल तुम्हें मॉल लेकर चलूंगा। तान्या मॉल का नाम लेते ही खुश हो गई। तान्या जब से इस घर में आई थी, एक बार भी मॉल नहीं गई थी। वह मॉल से केतकी के लिए एक कुर्ती खरीद लाई। मम्मी जी, ये देखिए, आपके लिए मॉल से ये कुर्ती लेकर आई हूँ, पहनकर दिखाइए तो कि कैसी लगेगी। सत्यानाश, बताओ तो सही, कितने पैसों में आग लगाकर आई हो? ये क्या मम्मी जी, मैं तो इतने प्यार से आपके लिए कुर्ती लेकर आई और आप? तुम पैसे को पैसा नहीं समझती, भगवान ही बचाए आजकल की लड़कियों से। तान्या और केतकी की हमेशा ही ऐसे नोकझोंक चलती रहती थी। केतकी के कंजूस और तान्या की खर्चीली होने की वजह से अक्सर झगड़ा होने लगा। संयम, जानते हो, कल मेरी सारी सहेलियां शॉपिंग के लिए जा रही हैं। वहां सेल लगी है और डिस्काउंट भी है। मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है। तान्या, मैंने तुम्हें कभी मना किया है किसी चीज के लिए? मेरे पर्स से पैसे ले लो और चली जाना। लेकिन तुम्हारी माँ, अगर उन्हें पता चला कि मैं शॉपिंग में पैसे खर्च करके आई हूँ तो वो तो मेरा गला ही दबा देंगी। अरे तो तुम्हें उन्हें बताने की क्या जरूरत है? जो कुछ भी खरीदो चुपचाप लाकर रख देना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तान्या ने अपनी सहेलियों के साथ खूब शॉपिंग करी। सोचा था कि केतकी सामने नहीं मिलेगी तो चुपचाप से लाकर कमरे में छिपा देगी, मगर केतकी तो सामने ही कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। बहू, ये क्या गधे की तरह लदी आ रही हो? आखिर क्या है ये सब? मम्मी जी, वो अरे मम क्या क्या बकरियां खरीद कर लाई हो? तान्या से कोई जवाब नहीं बना। वह बोली, मम्मी जी, वो सेल लगी थी, एक के साथ 4 फ्री, तो ले आई। अच्छा, तो एक के साथ 4 लाई है, लेकिन क्या बकरी? नहीं मम्मी जी, वो कुर्ती। मुझे तो लगा कुत्ते ले आई है। हाँ, पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है बहू। जब एक के साथ 4 फ्री थे तो इतने ही क्यों लेकर आई, और ले आती। मम्मी जी, ये आप कह रही हैं? विश्वास ही नहीं हो रहा। दरअसल स्टॉक खत्म हो गया था, वरना और भी ले आती। अच्छा, मुझे दिखाना तो। कुर्तियां तो बहुत अच्छी हैं। अपनी सोसाइटी की औरतों को बुलाती हूँ और एक के साथ एक फ्री बेच देती हूँ। सोच कर देखो कितना फायदा हो जाएगा। अरे संयम,
बहुत समझदार बहू लाया है तू तो। तान्या के करे कराए पर पानी फिर गया। अपनी सास की बात सुनकर उसकी आंखों में तो आंसू ही आ गए। वह सोचने लगी, मेरी इतनी सुंदर कुर्तियां मम्मी जी सोसाइटी में बेच देंगी। अब उन्हें कैसे बताऊं कि ये सब मैंने 40% के डिस्काउंट में खरीदी है। मन तो करता है इन्हें जहर दे दूं। अरे नहीं, कुछ ज्यादा हो गया। नींद की गोली खिलाकर ही शॉपिंग करूं ताकि इन्हें कुछ पता ही ना चले। यूं ही समय गुजरने लगा। एक दिन संयम का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिसकी उसे 50 लाख पेमेंट करनी थी। वह बैंक से पैसे लेकर घर आ ही रहा था कि रास्ते में उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया और उसे पीटकर पैसे लेकर भाग खड़े हुए। संयम कुछ ना कर सका। ना उसके पास गुंडों की पहचान थी और ना कोई सबूत। अफसोस कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। उसकी हालत देखकर तान्या ने पूछा, अरे संयम, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे संयम, तेरी ये हालत किसने की? ये सब क्या हुआ बेटा? संयम अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा और कहने लगा, माँ, सब बर्बाद हो गया माँ, कुछ नहीं बचा। संयम ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। माँ, अगर कल मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा माँ? अब क्या होगा? कहाँ से लाएंगे हम 50 लाख रुपए? हमारे पास तो 10 लाख रुपए भी नहीं है। मैं तुम दोनों को वो जो हर महीने पॉकेट मनी देता था, उसमें से तुम्हारे पास कितना जमा है? वो तो सब मेरी शॉपिंग में खर्च हो गए संयम। हैं? क्या तुमने सब पैसे शॉपिंग में खर्च कर डाले? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं और किसी से क्या उम्मीद रखूं? बेटा, तेरी कंजूस माँ भी जिंदा है। बहू ने खूब खर्च किया, लेकिन मैंने एक एक पैसा अपने बुरे वक्त के लिए जोड़ कर रखा है। कहते हैं कि औरत के जोड़े हुए पैसे बुरे वक्त में काम आते हैं। मैं दिखाती हूँ तुझे। केतकी ने जब अपनी तिजोरी खोली तो देखा उसमें बहुत सारे पैसे थे। जब उन्हें गिना तो वो 40 लाख रुपए निकले। तान्या ये सब देखकर चौंक गई और सोचने लगी कि मम्मी जी के पास इतना पैसा। उसे तो यकीन ही नहीं रहा। बहू, अगर मैं भी तुम्हारी तरह गुलछर्रे उड़ाती तो आज मेरे पास भी तुम्हारी तरह एक धेला भी नहीं होता। बेटा, ये पैसे पकड़ और बाकी कहीं और से इंतजाम करके पैसे दे दे, मगर चिंता मत कर मेरे लाल। माँ, 20 तो मेरे पास हैं भी, मैं कल पेमेंट कर दूंगा। जानती हो, उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें करोड़ों का फायदा होने वाला है। तान्या ये सब देखकर केतकी के पास आई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैं तो हमेशा आपको कंजूस कहती थी, लेकिन आपने अपनी कंजूसी से इतनी बड़ी सेविंग कर रखी है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहू, जीवन में बुरा वक्त भी कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम इससे ही कुछ सीख गई, उसकी मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मेरी खर्चीली बहू, आगे से ध्यान रखना कि कुछ पैसा हमें अपने अच्छे बुरे समय के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। हाँ। केतकी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद तान्या ने प्रण लिया कि अब वह कभी फिजूल खर्च नहीं करेगी।